हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारे लेक्चर 1 का पार्ट 2। जावा के फीचर्स क्या है। देखिए, हम देख रहे हैं जावा का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमने पहले लेक्चर में कुछ बेसिक फंडामेंटल हिस्ट्री ऑफ जावा से रिलेटेड बातें पढ़ी थी। और आज हम देख रहे हैं कि फीचर्स क्या हैं जावा के। तो जावा सबसे पहले तो एक सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल इन द सेंस कि ऐसा कई स्टूडेंट कहते हैं कि जावा थोड़ी टफ है। टफ नहीं है, बल्कि ये स्क्रैच से आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सिखाते हुए आगे बढ़ाती है। तो जावा अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज को अगर सीखना चाहेंगे तो आपके लिए वो बहुत आसान लगेगी। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, जो भी की प्रिंसिपल्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के, उन सभी को इम्प्लीमेंट करने की ताकत इस लैंग्वेज के अंदर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाना आसान होता है, और आज के एरा के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें जावा में ज़्यादा प्रोग्रामिंग हो रही है, क्योंकि जावा आपको एक तो वैरायटी ऑफ डोमेन पे प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी देती है। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की वजह से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को इसमें हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड है। पिछले एक दो दशक से नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और इस क्षेत्र में हम ये चाहते हैं कि भाई, जैसे एक छोटा ऑफिस है, एक स्कूल कॉलेज की लैब है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। और इनमें हम ऐसी एप्लीकेशंस चलाना चाहते हैं जिसमें ये कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में ट्यून्ड अप होकर एक साथ उस एप्लीकेशन को रन करें। यानी हो सकता है एप्लीकेशन किसी एक मशीन पर रन हो रही हो, पर उसके पार्ट्स दूसरे मशीन पे भी रन हो रहे हो। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होना, ये एक लैंग्वेज का बड़ा फीचर होता है। तो जावा लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। इसमें हम कई सारी टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे हम एप्लेट पढ़ते हैं, हम यहाँ आरएमआई पढ़ते हैं, यहाँ पे हम सर्वलेट्स पढ़ते हैं, एगलेट्स पढ़ते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के मैंने नाम लिए, इस सब की मदद से आप डिस्ट्रीब्यूटेड बना पाते हो जावा को। जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है रदर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है वो एक एक लाइन को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करवाता है। रोबस्ट होने की कारण ये है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है? रोबस्ट का मतलब होता है आपका प्रोग्राम हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार होना चाहिए। यूज़र किसी भी तरह का इनपुट दे, आपके प्रोग्राम को चाहिए कि वो रिस्पॉन्स करे, चाहे उसका इनपुट गलत ही क्यों ना हो। रोबस्ट बनाने के लिए जावा में कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर है। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामर, एक प्रोफेशनल हमेशा एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हुए प्रोग्रामिंग करता है, तो जावा के प्रोग्राम ज़्यादा रोबस्ट बन जाते हैं। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है। सिक्योरिटी का रीज़न क्या है? सिक्योरिटी का रीज़न ये है कि इसमें हम जब डेटा ऑन द नेटवर्क पास करते हैं तो ये इनक्रप्ट होके जाता है, या फिर जावा में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से जैसे सी प्लस प्लस में आप प्राइवेट वेरिएबल्स को भी पॉइंटर की मदद से एक्सेस कर सकते हो समहाउ, बट जावा में वैसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे फीचर्स जावा प्रोवाइड करती है जिसके कारण हम कहेंगे कि जावा सिक्योर लैंग्वेज है। इसके अलावा जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी कि वो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट पे रन हो सकती है। जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ रन करता है, वो एक साथ रन एक्चुअल में ऐसे कर पाता है कि वो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, और वो टाइम हमारी समझ की यूनिट से काफ़ी कम होता है। तो एक सेकंड में कई बार वो प्रोसेस को टाइम देता है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो भले ही हमारे कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर एक साथ भी चल रहे हैं तो बारी बारी से वो सबको थोड़ा थोड़ा एग्जीक्यूट करता हुआ चलेगा सर्कुलर वे में, और इस तरीके से हमें एक इल्यूजन होगा कि सब एक साथ चल रहे हैं। ऐसा ही कुछ काम हम अपने प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। हम प्रोग्राम में मल्टीपल कोड ऐसे बना सकते हैं जिनको हम पैरेलली रन करा दें। अगर एक प्रोसेसर है तो वो एग्जैक्टली पैरेलल तो रन नहीं हो सकते, एक के बाद एक होंगे, पर हमें ऐसा इल्यूजन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि टाइम स्लाइस मैनर में जैसे शेड्यूलिंग होती है वैसी शेड्यूलिंग के आधार पे वो कोड चलेगा। लेकिन अगर मल्टी प्रोसेसर हुए तो वहाँ पे एग्जैक्टली वो पैरेलल चल पाएगा। गार्बेज कलेक्टर का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जैसे आप सी प्लस प्लस में देखते हैं, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है,
और जो भी वेरिएबल हम डायनेमिकली क्रिएट करते हैं उनकी मेमोरी अपने आप रिलीज़ नहीं होती है। जब हम डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तभी हम उस मेमोरी को करा पाते हैं रिलीज़। जावा में कोई डिलीट नाम का कीवर्ड नहीं होता। जावा में कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेमोरी अब अनयूज्ड है, जिसका अब यूज़ नहीं होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज ब्लॉक। और गार्बेज ब्लॉक को कलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज कलेक्टर। प्रोग्रामर का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जेवीएम जब उसे लगता है ज़रूरी है, वो इस गार्बेज कलेक्टर प्रोग्राम को चला देता है और जो अनयूज्ड मेमोरी है जिसको आप फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को कर देता है रिलीज़। आइए अब देखते हैं जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे। जावा का प्रोग्राम जब आप बनाएंगे तो एक डॉट जावा फाइल होगी। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिया है हेलो डॉट जावा। जिस तरह से सी और सी प्लस प्लस में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो फाइल का एक्सटेंशन डॉट सी या डॉट सीपीपी रखा जाता है। इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो जो फाइल बनती है उसको हम बोलते हैं बाइट कोड और बाइनरी फाइल, और इसका जो एक्सटेंशन रहता है वो होता है डॉट क्लास। अब इस तरह के प्रोग्राम को रन कैसे किया जाता है, तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि जावा में कंपाइल हुआ प्रोग्राम एक डॉट क्लास फाइल है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आता। जबकि सी प्लस प्लस में थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे जब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो जो फॉर्मेट की फ़ाइल बनती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होती है। तो अलग अलग कंपाइलर चाहिए होते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। यहाँ पर एक ही तरह का कंपाइलर चाहिए होता है क्योंकि जिस फॉर्मेट में ये कंपाइलर प्रोग्राम को कन्वर्ट करने वाला है वो फॉर्मेट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक भाषा में नहीं है। तो फिर ये रन कैसे होगा? रन होने के लिए ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी इस फाइल के कंटेंट को समझ सके, पर ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए बीच में एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ नोन एज JVM, जावा वर्चुअल मशीन। आपको अपने कंप्यूटर पे जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए JVM को इंस्टॉल करना पड़ता है। JVM फ्री है इसलिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। JVM के अंदर एक और प्रोग्राम होता है विच इज़ कॉल्ड जस्ट इन टाइम कंपाइलर विच इज़ बेसिकली एन इंटरप्रेटर, बट टेक्निकली अगर इसमें डेप्थ में जाए तो हम समझेंगे कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच की एक चीज़ है। तो जैसे ही हमने रन करना चाहा अपने जावा के प्रोग्राम को, डॉट क्लास फाइल को, तो JVM के अंदर मौजूद ये इंटरप्रेटर जस्ट इन टाइम कंपाइलर रीड करेगा डॉट क्लास फाइल की पहली लाइन को, पहली इंस्ट्रक्शन को, और उसे ट्रांसलेट करके दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करवा सके। इस तरीके से एक एक लाइन को इंटरप्रेटर रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ये इंटरप्रेटर की भी खूबियाँ रखता है और कंपाइलर की भी खूबियाँ रखता है, जिसका मतलब ये है कि ये एक लाइन एक बार में पढ़ता है और ट्रांसलेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। पर ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक उस लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है इंटरप्रेटर वेट नहीं करेगा, बल्कि वो सेकंड लाइन को रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट करके कंपाइल करके कहीं रख लेगा। उसको कहीं परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहा है बट टेम्परेली स्टोर कर रहा है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब पहली लाइन को एग्जीक्यूट कर ले तो ये दूसरी लाइन उसे अवेलेबल हो जाए। अब हम जावा को इंस्टॉल कैसे करेंगे? ये जो URL लिखा हुआ है ये ओरेकल की ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं जावा SE। आपको अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप सीधे गूगल पे टाइप करिए डाउनलोड जावा SE और तब भी आप इसी लिंक पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक आइकॉन, एक इमेज दिख रही है बेसिकली, जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, जावा डाउनलोड। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे आपसे एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट पे क्लिक करने को कहा जाता है। आप इस जगह पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप के कंप्यूटर पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से अपनी फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। ये फ़ाइल जैसे मेरे पास विंडोज़ 64 बिट का है तो मैं सबसे लास्ट वाली जो फाइल है उसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। इसको डाउनलोड करेंगे तो हमारे कंप्यूटर पे एक exe फाइल आ जाएगी विच इज़ अ सेटअप फाइल, यानी ये जावा का सेटअप है। आप इस फाइल पे क्लिक करिएगा तो ये अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगी। इंस्टॉलेशन के दौरान ये आपसे 2 बार पाथ पूछेगी कि JDK का पाथ क्या होना है और JRE का पाथ क्या होना है। तो जहाँ भी आप जावा को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप पाथ दे सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले जो पाथ आपने मेंशन किया था उस पाथ पे जाके देखिए। मे बी आपने जावा नाम का फ़ोल्डर बनवाया होगा, तो जावा फ़ोल्डर के अंदर आप देखेंगे कि एक JDK नाम का फ़ोल्डर है और एक JRE नाम का फ़ोल्डर है।
अगर ये 2 फोल्डर बने हैं तो डेफिनेटली आपका जावा इंस्टॉल हो गया है। हालांकि इन फोल्डर्स के अंदर भी बहुत सारी फाइल्स हैं जिनका भी प्रॉपरली इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जेडीके क्या है? जावा डेवलपर किट कहलाती है जेडीके। जेडीके के अंदर वो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जो जावा के प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कराने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम तो आपके लिए कंपाइलर है और एप्लीकेशन लॉन्चर है, विच इज़ javac.exe एंड java.exe फाइल्स। ये दोनों जेडीके के अंदर है। जेआरई क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। किसी भी जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें जेआरई के अंदर हैं। जेआरई में बेसिकली 2 चीज़ें तो हैं ही, एक जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन जो प्रोग्राम को रन करेगा, और दूसरा जावा पैकेज क्लासेस, यानी जावा में बनी वो प्री डिफाइंड क्लासेस जिनका आपने इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में किया होगा। So what is JVM? JVM is platform dependent. Java virtual machine is platform dependent, यानी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग JVM आते हैं। भले ही जावा में बना प्रोग्राम यानी डॉट क्लास फाइल किसी भी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई है, लेकिन JVM अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि इनका काम डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये डॉट क्लास फाइल में लिखे बाइट कोड को तो समझते हैं, पर अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट भी करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हो ही इसलिए पाती है क्योंकि JVM अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होता है। तो JVM एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट चीज़ हुई। तो जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड, यानी JVM है इसलिए जावा के प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो पाते हैं। तो जावा वर्चुअल मशीन इंटरप्रेट्स द बाइट कोड इनटू द मशीन कोड डिपेंडिंग अपॉन अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर कॉम्बिनेशन। आपको अगर जावा के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे और भी आप जावा के लेक्चर्स देखने वाले हैं। आप इसको शेयर करना भी नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।